Hey, hi, hello everyone. Welcome to our YouTube channel again on Age Yuapa. अगर आप अभी भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो NSM 5 का सिक्स्थ चैप्टर है जिसका नाम है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हो, उसके लिए क्या चीजें बताई गई हैं। एएमसीज कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर सकते हैं, मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वो म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। तो किनको किनको ऑथराइज किया गया है वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि टफ है। और 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इनसे आ सकते हैं, केवल समझना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, और बहुत आराम से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 बहुत इजी चैप्टर है। नाइन्थ में थोड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी है जिसको आपको माइंड में रखना है, उसमें से भी क्वेश्चंस काफी अच्छे, 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी आपने हमारे प्ले स्टोर से एजुआपा डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां पे आप 1-to-1 क्लासेस भी हमसे ले सकते हो। स्टॉक मार्केट के बेसिक टू एडवांस कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपको 6 महीने में लोग प्रोफेशनल बना देंगे। और आपको किसी भी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो भी आपको जॉब चाहिए, जॉब रेडी प्रोग्राम आपको हम लोग कंप्लीट करा के दे रहे हैं। आप किसी बैंकिंग सेक्टर में या ब्रोकिंग सेक्टर में आप इजिली जॉब पा सकते हो। इतना हेल्प आउट हो जाएगा, इतनी चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी वहां से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 6, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। पहला पॉइंट, म्यूचुअल फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया टू द इन्वेस्टर्स थ्रू द मल्टीपल चैनल्स। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स के मल्टीपल चैनल्स है जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड बेचा जाता है। कौन कौन से हैं? पहले इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप अपना म्यूचुअल फंड खुद का ARN और EIN लेंगे और अपना म्यूचुअल फंड बेचना शुरू करेंगे उसके बदले कमीशन के लिए। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल हो सकते हो। बैंक भी देखिए आजकल म्यूचुअल फंड बेचती हैं, बैंक में भी लोग क्लाइंट जाते हैं। आप भी हो सकता है बैंक जाते होगे या मोबाइल एप्लीकेशन खोलते होगे तो जो भी नया NFO या म्यूचुअल फंड आते होंगे तो आपको मिलता होगा कि बाई करने के लिए पॉपअप आता होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू देयर ब्रांचेस। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स में एग्जांपल मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे एनजे है, ठीक है, प्रूडेंट है, मोतीलाल ओसवाल है, और आपका इसी तरीके से जो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, अब तो वेल्दी करके भी एक नई कंपनी आ गई है, टर्टल मिंट भी करके एक नई कंपनी आ गई। ये सब नेशनल लेवल पे आपके मल्टीपल ब्रांचेस इन्होंने खोली हुई हैं और एज अ एजेंट की तरह बड़े लेवल पे काम करते हैं, एज अ कॉर्पोरेट। ठीक है, ये भी आपके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। उनके सब एजेंट भी होते हैं, वो लोग अपने अंडर में कोड देते हैं। जैसे आप ये चाहते हो कि हम अलग अलग AMC से ना जाए, हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे हम खोज ले लें और वही वहां से हमें मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाए और वेबसाइट भी मिल जाए और हम अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू कर सकें। तो जिससे इसमें क्या होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होती है, उनका तो वैसे भी बिजनेस बल्क में है, ह्यूज ऑफ करोड्स में है। तो उनको जो कमीशन मिलता है वो एक इंडिविजुअल को हो सकता है नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, अपने कमीशन में कुछ सर्टेन परसेंटेज रखते हैं और आपको पास ऑन कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको अपना ब्रांड नेम देते हैं, आपको अपना लोगो देते हैं, अपना सॉफ्टवेयर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपने अंडर भी सब एजेंट बनाते हैं, तो इंडिविजुअल उनके अंडर में भी सब एजेंट बन करके काम करते हैं। अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले, आज की जो डेट है वो सितंबर, सॉरी, वो 27 ऑफ अगस्त 2025 है। रिसेंटली 23 या 22 ऑफ अगस्त को आवर इंडियन गवर्नमेंट provides a article. He mentioned that they will train post office employees to serve mutual funds. मतलब कि वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को भी अब प्रमोट करेंगे कि वो म्यूचुअल फंड बेचें। मतलब पोस्ट ऑफिसेज भी अब आने वाले टाइम पे म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। और AMC भी अपना खुद अपना मार्केटिंग कर रही है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। तो ये सारे चैनल हैं आपके म्यूचुअल फंड कौन कौन सेल आउट कर सकता है। तो जिसमें बैंक है, इंडिविजुअल है, ब्रांचेस, बैंक के ब्रांचेस हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे मैंने नाम बताया आपको, एंजल वन, NJ, प्रूडेंट, इस तरीके की जो कंपनीज हैं। और साथ ही साथ सब एजेंट्स उनके, आप उनके अंडर में भी इनरोल करा के अपना बेच सकते हो। और पोस्ट ऑफिस भी आने वाले टाइम पे आ रहे हैं। और म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं, AMCs हैं,
वो भी अपना म्यूचुअल फंड बेच सकती हैं। सेबी हैज फैसिलिटेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी ये भी फैसिलिटेट कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स हैं वो भी सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। टर्मिनल पे भी जाके जो लिस्टेड है आप उसको बाई और सेल कर सकते हो। NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange have extended their trading platform to help the stock exchanges brokers become a channel for investors to transact in mutual funds। अभी स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे बेचती हैं? स्टॉक एक्सचेंज में NSE का NSE NMF टू प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसी तरीके से BSE का BSE स्टार म्यूचुअल फंड है। ये दोनों भी अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, ये भी अपना म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। तो ये वाला जो है सेबी हैज फैसिलिटेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द यूनिट ऑफ ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। इन दोनों ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका नाम है NSE का जो प्लेटफॉर्म है NMF टू प्लेटफॉर्म, और BSE का BSE स्टार म्यूचुअल फंड। बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हैं डायरेक्टली, और ये प्लेटफॉर्म को कुछ चार्जेस देते हैं एनुअल बेसिस पे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं उनका डिमेटेरियलाइज फॉर्म में म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए। ठीक, तो उसमें दो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे NSE और BSE, यही दो स्टॉक एक्सचेंज है, उन दोनों के अपने प्लेटफॉर्म है। NSE के प्लेटफॉर्म का नाम NMF टू प्लेटफॉर्म है, BSE प्लेटफॉर्म इज द BSE स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आपको हेल्प होगा। देखिए NSE और BSE की फोटो भी बगल में लगी हुई है। MF यूटिलिटीज is a transaction aggregating platform that connect investors, RTA, distributors, bank, AMC and others। एग्रीगेटर क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि सभी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो भी लोग क्या, जो भी मतलब कि प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें RTA आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, बैंक आ गए, इन सभी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उस सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आके रख देती है। तो उसी को बोलते हैं MF एग्रीगेटर्स। तो MF एग्रीगेटर्स में कौन है? MF यूटिलिटीज इज अ ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक, MF यूटिलिटीज अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन्वेस्टर्स, RTA, डिस्ट्रीब्यूटर सभी को इन्वोल्व कर सकते हो, म्यूचुअल फंड वो वहां से बाई किया जा सकता है। Investors who registered on MFU are allotted a common account number under which all their mutual fund holding are consolidated। एक सर्टेन टाइम पीरियड बीतता है तो आप का अगर मेल आईडी होता है, ठीक, तो आपको एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको आता है। ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में आपका जितने भी ब्रोकर्स के साथ या जितने भी अलग अलग लोगों के साथ भी अगर म्यूचुअल फंड है, तो वो म्यूचुअल फंड आपको एक ही स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया करते हैं, प्रोवाइड हो जाता है। तो वो काम जो होता है वो क्यों होता है? वो MFU की वजह से होता है, क्योंकि उसमें आपका एक कॉमन अकाउंट नंबर, जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है एक सिंगल, उसी तरीके से आपके पैन के बेसिस पे आपका एक कॉमन अकाउंट नंबर बन चुका होता है, और जो भी फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होती है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उसी में कंसोलिडेट कर दी जाती है, क्योंकि पैन तो एक ही है और पैन हमेशा एक ही रहेगा। आप चाहे निपॉन का म्यूचुअल फंड लीजिए, चाहे आप ICICI का म्यूचुअल फंड लगिए, पैन तो आपका वही होगा। तो उसी तरह पैन पर लिंक जितने भी म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारे म्यूचुअल फंड आपको एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, जो और आपको एक कॉमन अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, उसी स्टेटमेंट में सब कुछ आपको मिल जाता है। ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ नेट एसेट attributable to the unit sold by the distributor। It is normally paid by AMC on the monthly basis। जो भी म्यूचुअल फंड की ट्रेल है, जिसके लिए आप काम करोगे, जिसके लिए आप ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो कमीशन आपको मंथली बेसिस पे, जो भी 30th ऑफ द मंथ या मंथ के लास्ट में जो भी आपका AUM बन जाता है, उस AUM बेसिस पे आपका पैसा आता है। अब म्यूचुअल फंड ट्रेल कैसे आता है आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। म्यूचुअल फंड का जो कमीशन आता है वो मंथली बेसिस पे कैसे आता है? सपोज करिए 1% किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड का ट्रेल है, ठीक है, तो 1% मंथली नहीं आएगा,
इस 1% को आप डिवाइड बाई 12 कर दोगे इनटू आपका 30 तारीख को, जैसे सपोज करिए कि 10 लाख का म्यूचुअल फंड है, किसी भी 30 तारीख को मंथ के एंड में 10 लाख का एईएम है, तो उस 10 लाख के एईएम पे आपका 1% जो भी आएगा, 1% 1,000 रुपये आया, डिवाइड बाई 12, वो आपकी ट्रेल आएगी हर महीने। अब नेक्स्ट मंथ वैल्यूएशन बढ़ गई, 1,30,000 हो गई, तो जो 30 तारीख को या 31 तारीख जो भी मंथ पे होगी, उस दिन 1,30,000 की वैल्यूएशन होगी। सेम कॉन्सेप्ट होगा, 1% डिवाइड बाई 12 इंटू 1,30,000 वहां पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1,30,000 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हर मंथ कैलकुलेट होता रहता है और उसके बेसिस पे जो एएमसीज हैं वो आपको ट्रेल कमीशन आपको प्रोवाइड करती हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कभी ये नहीं मानिएगा कि अपफ्रंट पैसा आता है। अपफ्रंट पहले आता था 2019 के पहले। 2019 के पहले जो भी म्यूचुअल फंड में लोग थे, अगर आपके फैमिली मेंबर में जो अभी म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, आप उनके इनहेरिटेंस में आप वो बिजनेस संभालने जा रहे हो, तो अपने फादर या जो भी आपके सीनियर है उनसे आप पूछ सकते हो कि 2018 के पहले म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे पैसे देता था। आपको 1.5% तक अपफ्रंट आ जाता था, तुरंत पैसा आता था। उसके बाद भी 30 जो बिलो 30 सिटीज हैं उसके उसमें भी इंसेंटिव्स आते थे। बहुत सारे आपके कमीशंस के साथ साथ बहुत सारे अट्रैक्टिव कॉन्टेस्ट आते थे। बहुत कुछ मिलता था म्यूचुअल फंड में, लेकिन जो आज के टाइम पे एकदम केवल ट्रेड बची है और कुछ नहीं बचा है, और वो भी टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। 8 point, investment advisors means any person who for consideration is engaged in a business of providing investment advice to clients or other person or group of persons, and includes any person who hold out himself as an investment advisor। इसमें डेफिनेशन इतना लंबा जो बताया है, उसमें कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एडवाइजर कोई है। एडवाइजर कोई कंपनी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हो, जिसने एक सर्टेन पार्टिकुलर एग्जाम पास किया हो या सेबी से कुछ ऑथराइजेशन ले लिया हो, जैसे NISM 5A कर लिया है, ठीक है, उसी तरीके से NISM 21A है, और एडवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम 10 भी आता है, उसको भी या तो किया हो, तो या ग्रुप ऑफ पर्सन आप पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया, तो ये कोई भी पर्सन है जिसने सर्टिफिकेट होल्ड कर दिया है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है एज ए एडवाइजर देने के लिए। लेकिन उसके जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया गया, क्राइटेरिया यही है, वो NISM 5A क्वालिफाई होना चाहिए, या सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर भी एक पोस्ट आती है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो बंदा एडवाइजर बन सकता है। अब वो एडवाइजर नॉर्मल इंडिविजुअल भी हो सकता है, या अपना पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करा ले, या कंपनी करा ले, या ग्रुप ऑफ पर्सन है वो भी मिलके अपना एज एडवाइजर रोल प्ले कर सकते हैं। नाइन्थ, cater in order to cater to people with small saving potential and to increase reach of mutual fund products in urban areas and a smaller town, SEBI has allowed a transaction charge per subscription that is 10,000 and above to be paid to distributor of the mutual fund products। देखिए, बहुत सारे ऐसे छोटे सिटीज हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड अभी भी लोग घबराते हैं। उनको एक चीज समझ में आती है, या तो सेफ्टी के नाम पे पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, या तो बैंक्स में जमा करते हैं। और उसका भी एक रीजन है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और अब हमारी बातें हमेशा लॉजिकल हैं, अब हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। इसलिए अगर आप अभी तो अभी आपकी यंग एज होगी, अभी आप 18 या 19 ईयर्स हैं, आप हो सकता है कॉलेज अभी कंप्लीट किया होगा आपने। पहले बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, और आज भी होते हैं। आज तो डिजिटली लेवल पे फ्रॉड्स होते हैं, पहले फिजिकली लेवल पे फ्रॉड्स होते थे। कुछ ब्रांचेस ऐसे ही बना ली गई इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सडन वो गायब हो गई। रियल एस्टेट के नाम पे बन गई, सडन गायब हो गई। सारा इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जिन पे उनका आज तक पैसा फंसा है। इवन मेरी फैमिली का भी पैसा फंसा हुआ है, आज तक मिल नहीं पा रहा। ह्यूज अमाउंट, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट नहीं। तो स्पीक एशिया जैसी कंपनीज हैं, तो इस तरीके की कंपनीज आई, MLM तरीके करने वाली कंपनीज आई, जिन्होंने पैसा लिया उसके बाद गायब हो गई। तो लोगों का भरोसा टूटता गया मार्केट से। मतलब मार्केट क्या, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट में लोगों को घबराहट हो गई कि भाई कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी जिनके पास है सरप्लस में, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको फर्क पड़ता है। उनके लिए 10,000 भी बहुत है उनकी इन्वेस्टमेंट। अगर वो डूब गई तो उनके उनके पास क्या है, कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए घबराहट होती है।
और म्यूचुअल फंड भले कितना अच्छा होता चला जा रहा है, अभी भी छोटे शहरों में आप जाइए, वहां पे म्यूचुअल फंड का नाम लीजिए, बहुत से लोग घबराते हैं और नहीं इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अपना कैपिटल जरा सा भी डाउन हुआ वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो आपको पैनिक कर क्रिएट होने लगते हैं, वो आपको एकदम पकड़ लेंगे कि हमारा पैसा कैसे डाउन हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इन चीजों से लोगों का मार्केट बिहेवियर अलग होता है। तो सेबी कहती है कि आप छोटे शहरों में जाइए, छोटे शहरों में स्मॉल टाइम टाउन्स में वहाँ पे प्रमोट करिए, इंक्रीज करिए वहाँ पे, वो जो भी पोटेंशियल लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके, वो उनको प्रमोट करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए वो सारी चीजें। तो सेबी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करती है एक सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 रुपीज एंड अबाउट टू बी पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट वहाँ पे प्रमोट करते हो। हालांकि आज के टाइम पे ये पहले आया था, आज के टाइम पे छोटे से छोटे शहर, ठीक है, अब कोई B30 जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिलो कैटेगरीज रखी गई है, सबको कॉमन कर दिया गया क्योंकि अब म्यूचुअल फंड का बिजनेस होने लगा है। और तो ये मैटर अब रेलेवेंट नहीं रहा 10,000 का सब्सक्रिप्शन वाला, वो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज हो गई है, क्योंकि जब से इंटरनेट आया सब कोई डिजिटली अवेयर हो गए, और हर किसी को कुछ ना कुछ पॉपअप म्यूचुअल फंड के एड्स वगैरह जाते हैं, तो हर कोई अब उससे अवेयर हो चुका है, इसलिए उस पर लॉग इन कर लेता है, वेबसाइट्स पे अपना खुद का बाई कर लेता है। तो अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, तो अब कोई बिलो टाउन जैसा कॉन्सेप्ट रहा नहीं, और हर कोई अवेयर हो चुका है, इसलिए सेबी, मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पे पढ़ने के लिए डाला गया है, अभी ऐसी चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको माइंड में कंसिडर करिए और इसको मतलब कि रखिएगा, बाई चांस अगर ऐसा आए तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक। 10th, transaction charges do not apply to transactions other than purchase subscription that result in fresh inflow। ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो ट्रांजेक्शन्स, परचेज और सब्सक्रिप्शन या फ्रेश जो पैसा आता है उस पे नहीं लगता है। ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर, एग्जेम्प्टेड रेफरेंस नंबर PKRN will be used to identify the investor as a new existing investor। ओके, जब भी कोई बंदा नया पहली बार इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड में, उसका पैन होना मैंडेटरी है। ठीक है, पैन होना मैंडेटरी है, और अगर किसी का पैन एग्जेम्प्टेड है तो उसको PKRN यूज करना मैंडेटरी है। ठीक है, कुछ ऐसे आज भी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वहां पे आपका पैन एग्जेम्प्टेड है उन स्टेट्स के लिए, उन सिटीज के लिए, तो इसलिए यहाँ पे PKRN का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि अब तो पैन सभी जगह पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी भी कुछ छोटे जगह है, असम की हैं और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मैंने इनकम टैक्स पे पढ़े हुए हैं, तो एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनको एग्जेम्प्टेड एरिया बोलते हैं, पैन एग्जेम्प्टेड एरिया। तो वहां पे आपका पैन अगर नहीं है तो वहां पे जो केवाईसी होती है वो आपकी PKRN में, मतलब केवाईसी रेफरेंस नंबर के थ्रू होती है, तो उसका होना जरूरी है, कोई भी अगर नया इन्वेस्टर्स है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है। और एक बार जब केवाईसी हो जाती है, केवाईसी होने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हो, बार बार केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 5 रजिस्ट्रार हैं जो केवाईसी के हैं, कैम, स्कारबी एंड डॉट, इस तरीके से आपके टोटल 5 हैं। वहां पे आपका केवाईसी अगर रजिस्टर्ड है उन 5 जगह में से कहीं पर भी एक भी जगह पे, तो आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो। Goods and service taxes became applicable with effect from July 2017। GST is payable by any person making taxable supply of goods services and whose annual turnover exceed 20 lakh rupees। मतलब इसमें कहने का सिंपल सा ये है कि अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हो तो आपको जो भी कमीशन मिलता है उस कमीशन पे आपका GST एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर होता है, मतलब आपका कमीशन इनकम 20 लाख रुपए एनुअली आपका पर एक्सीड कर जाता है, तो ठीक, तो ट्रेल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना पैसा, कितना करोड़ का एरियम हो जाए, उसके बाद आपके पास टैक्सेबिलिटी आ जाएगी GST की। ठीक। ट्रेल कमीशन पेबल एज अ परसेंटेज ऑफ एरियम एट्रीब्यूएबल टू द यूनिट सोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी कोई ऐसा रेलेवेंट नहीं है, ट्रेल कमीशन जो भी आप एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है जो भी एरियम आपको होता है, और वो कोई फिक्स नहीं है कि ट्रेल हर स्कीम में अलग अलग ट्रेल होती है, ये भी याद रखिएगा। किसी में 1% है, किसी में 1.05 है। कुछ पैसिव फंड्स होते हैं जो इंडेक्स फंड होते हैं, उनके खर्चे कम होते हैं, तो उनके खर्चे कम मतलब एक्सपेंस रेशियो कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पैसा अगर कंपनी कम चार्ज कर रही है तो कमीशन तो आपको उसी में से देगी।
तो आपका कमीशन भी उसमें कम होता है पैसिव फंड्स में। लिक्विड फंड्स में और पैसा कम होता है। ठीक। ट्रेल कमीशन इज पेड फॉर अ लॉन्ग एज द इन्वेस्टर मनी हेल्ड इन द फंड। जब तक इन्वेस्टर का पैसा लगा है किसी फंड में तब तक आपको कमीशन आता रहेगा, अगर आप जब तक उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो। और एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था कि इन्वेस्टर्स कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकता है, उसके पास राइट है। अगर उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर दिया तब आपको कमीशन नहीं आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए अपने जो रिलेशंस हैं, अपनी नॉलेज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, मेंटेन करके रखिएगा। नॉलेज कैसे मेंटेन करके रखनी है उसकी वीडियोस में आपको एजियो आपा पे अपडेट करता रहूंगा, जिससे आपको नॉलेज मेंटेन रहे। ठीक। नो कमीशन इज पेबल टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने खुद के पैन पे, तो उसको कोई कमीशन रिसीव नहीं होगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस Transaction charges per subscription of 10,000 and above to be paid distributor of the mutual fund products. Types of investor: first time mutual fund investors अगर कोई है तो 150 रुपया। ठीक। इन्वेस्टर्स अदर देन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो 100 रुपया। अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक, अगर कोई इन्वेस्टर है छोटे शहरों में जो कि 10,000 रुपए या उससे अधिक कम, सब सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लास्ट में मैंने 9th पॉइंट बताया है ये थोड़ा सा मैंने डाइसी हो गया 10,000 का, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करूंगा। ठीक है, आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे जो मैं समझ पाया मेरे माइंड से स्किप हो गया। 10,000 रुपए या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, 10,000 रुपए या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन होता है तब तब ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। वो ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है? अगर वो फर्स्ट टाइम है, ठीक है, वो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो 150 रुपए, और सेकेंड टाइम ऑनवर्ड है तो 100 रुपए लगेगा। ठीक, यही बस इसमें कहा गया है। इसमें 10,000 रुपीज, भाई मुझे भी लग रहा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। 10,000 रुपीज नहीं, आई अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। 10,000 रुपीज या उससे ऊपर का म्यूचुअल फंड कोई बाई करता है सब्सक्रिप्शन करता है तो छोटे शहरों में 150 रुपए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तब मिलेगा, और आपका जो सेकेंड टाइम करता है तो उसमें आपका 100 रुपीज एंड मोर मिलेगा। तो इस याद रखिए, फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अदर देन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, मतलब कि फर्स्ट टाइम के बाद जो मिलेगा। तो ये वही उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ में आ गया, मुझे क्लैरिफाई हो गया। आई अप्लाइज फॉर दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस नॉट एप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आपसे ले ही नहीं रहा है, वो रेगुलर में आ ही नहीं रहा है, उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट में आ रहा है कोई भी बंदा, चाहे वो स्विच कर रहा है, एसटीपी कर रहा है, एसडब्ल्यूपी कर रहा है, रिडम्पशन कर रहा है। ठीक है, इन एसआईपी ट्रांजेक्शन चार्जेस डिडक्टेड इन 4 इक्वल इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट। एसआईपी में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके लगते हैं। सपोज करिए कि जैसे आपका 150 रुपया कटना है, ठीक है, तो डिवाइड बाई 4, ये 4 बार में आपसे लिया जाएगा। नील ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर द कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव चोजन द ऑप्ट आउट ऑप्शन। ऑप्ट आउट ऑप्शन मतलब कि ऑप्ट आउट शैल बी अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल एंड प्रोडक्ट लेवल एंड नॉट एन इन्वेस्टर लेवल। ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर लेयर लेवल या प्रोडक्ट लेवल पे होता है, इन्वेस्टर लेवल पे नहीं होता है। अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या होता है कि मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसके पास ये राइट होता है कि उसे ट्रांजैक्शन ले या ना ले। ठीक, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम नहीं लेना चाहते हैं, तो एक ऐसे ऑप्शंस अपने क्लाइंट्स को देते हैं, तो वहां पे ऑप्ट आउट ऑप्शंस होता है। और ऑप्ट आउट ऑप्शंस ये डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे नहीं करता। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो गुड फेथ में करना चाहते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी या चार्जेस नहीं लेना चाहते हैं, उनका फंड्स अच्छा है तो वो कुछ एक्सपेंस रेशियो में उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज करते हैं कस्टमर्स के लिए। ठीक, पैन या PKRN विल बी यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर एज अ न्यू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, मतलब केवाईसी करना। केवाईसी जो एकदम नए बंदे के बाद एक बार होता है, उसके बाद केवाईसी जरूरत नहीं पड़ती, उसी पे फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकता है। सेबी हैज मैंडेटेड AMC टू पुट इन प्लेस अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस टू रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हु क्वालिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मैंने बताया ना कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटर के क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स सेबी भी बना के दिए है
कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बोल दिया जाएगा और वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सर्विस दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटर का या तो 20 या 20 से ज्यादा लोकेशंस अवेलेबल हो। एम रेज्ड ओवर सेबी हैज मैंडेटेड एएमसी, ये एएमसी के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं। सेबी एएमसी को बिजनेस करने के लिए अलाउ करती है टू पुट अ प्लेस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस टू रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूटर हु क्वालिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब एएमसी को ये ऑथराइज करती है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर लगा सकते हो और अपना बिजनेस करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहला, मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशंस, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। एएम आपके पास 100 करोड़ इंडस्ट्री में, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। 100 करोड़ से या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन आपके पास हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से मिल गया हो आपको, कोई पेंशन फंड ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल क्या है नहीं, आप उसे मतलब लोगों से आना चाहिए, किसी कंपनी वगैरह से नहीं, लोगों से इंडिविजुअल बेसिस पे, इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए, उन लोगों से आना चाहिए 100 करोड़ का। तब आपको मान लेंगे कि हाँ अब आप कर सकते हो बिजनेस, क्योंकि आपके फंड में पैसा आ रहा है, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर ₹1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री, पूरे इंडस्ट्री में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कमीशन आपको मिला हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड, और किसी एक म्यूचुअल फंड से, किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको 50 लाख या उससे ज्यादा का, मतलब कि कोई आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म तो किया हो। अगर ऐसा है कि परफॉर्म ही नहीं किया कोई म्यूचुअल फंड, तब हम कैसे बोल दें। आप 10 स्कीम्स लेकर के चले आगे, ठीक है, लेकिन आपका कोई एक स्कीम भी इतना काबिल हो ही नहीं पाया कि जो इतना कमीशन दे पा रहा हो। तो ये सारी चीजें भी चेक की जाती है, और इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर क्वालिफाई हो गई, कोई भी चीज क्वालिफाई हो गई, तब आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर लगवा के अपना बिजनेस करवा सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होते होते आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1-to-1 सेशन आप चैट कर सकते हो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, या कमेंट्स में बता सकते हो। हालांकि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए प्रोमोट कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत सी चीज़ें करेंगे। इस फाइनेंस इंडस्ट्री को एकदम, जो मेरे माइंड में विजन है, ऐसे चेंज करेंगे कि बहुत सपोर्टिव होगा बिजनेस करने वालों के लिए। तो इसीलिए अगर आपने अपना प्ले स्टोर पे जाकर के अभी एजियोपा का चैनल भी स्टार्ट नहीं किया है या अभी देखा नहीं है, तो आप उसे वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ।